Hi everyone, welcome to Adda 24/7 that is for class 11th and 12th JEE and NEET. स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का Adda 24/7 के इस चैनल पे that is yours अड्डा and कामयाबी का अड्डा. So we will start with the session. आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे. हमारे ये आपके सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. But before starting the session, I just want to tell you all today is 2nd of October and I'm willing to wish you all a very happy Gandhi Jayanti. Now, the topic which we are going to learn today is जो topic हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है A Thing of Beauty, and this is a poem. This is poem number 4, which has been taken from the book Flamingo. Here in this poem, we will learn the explanation of the poem and all the poetic devices we will learn here, and we will learn all the hard words which will come in between. So let's start with the session. But before starting the session, let me tell you about myself. This is me. My name is Rebecca Aga. I'm MSc, MA and B.Ed. I have 7 years of experience and have qualified my CTET and UPTET examination. So this is a short intro of mine that you should know who your teacher is. So let us start with the session. Session को शुरू करेंगे. आप अपने thinking caps को on करके रखेंगे और एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पोएम जो है उसको किसने लिखा है, किस चीज़ के बारे में है ये पोएम, कहाँ से ली गई है, और उसके बाद हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे पोएट की. यहाँ पर ये जो पोएट आप यहाँ पर देख रहे हो ये है जॉन कीट्स, और ऐसा माना जाता है कि जॉन कीट्स एक बहुत ही रोमांटिक पोएट थे. मतलब जनरली इनकी जो पोम्स होती थी वो रोमांसिज्म के बारे में होती थी. तो इस पोएम में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एंडेमियन नाम की एक पोएम का एक्सट्रैक्ट लिया है, एक सब लिया है, जिसमें उन्होंने पोएटिक रोमांस को डिफाइन किया है. ये पोएम एक शेफर्ड के बारे में है जिसका नाम है एंडेमियन. इसको बताया जाता है कि ये जो शेफर्ड था ये एक यंग शेफर्ड था, साथ ही साथ में ये एक पोएट था और ये माउंट लिटमॉस पे रहा करता था. अब एक्चुअली में इसके साथ होता क्या है, इसको एक विजन होता है. विजन किसका होता है, मून गॉडेस का. आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में, तो ये आँख बंद करके लेटा हुआ है, इसको एक विजन हुआ है मून गॉडेस का. मून गॉडेस कौन है, सिंथिया. तो यहाँ पर ये उसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि ही वॉज इन लव विद दैट मून गॉडेस एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. सो इस तरीके से वो जंगलों से होते हुए समुद्र के अंदर चला जाता है. तो यही पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. इसी के ऊपर हमारे जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने एक पोएम लिखी है जो कि ब्यूटी से रिलेटेड है, सुंदरता के बारे में है, कि कैसे जो सुंदरता होती है वो एक ह्यूमन बीइंग को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और इंसान उस सुंदरता में डूबता चला जाता है. और उसके पीछे रीज़न क्या है, वो है हमारे साथ होने वाली बहुत सारी बैड चीज़ें या बुरी चीज़ें जिसको लेकर के हम हमेशा दुखी रहते हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस पोएम को आप लोग को दिखाना चाहूँगी और सबसे पहले मैं इसकी राइमिंग स्कीम आपको बताना चाहूँगी, बिकॉज ये राइमिंग स्कीम को समझने के लिए आपको एक बार पूरी पोएम को पढ़ना पड़ेगा. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. सो इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पोएम, अगर आप इस पूरी पोएम को देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे जो पोएट हैं उन्होंने जब पोएम की शुरुआत करी तो उन्होंने एक लाइन लिखी और इस लाइन को उन्होंने एंड किया यहाँ पर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन एंड हो रही है. अब सेकेंड लाइन को कहाँ से शुरू होना चाहिए था, इट से, बट यहाँ पर ये सेकेंड लाइन को शुरू कहाँ से कर रहे हैं, पास से. सो इफ़ यू लुक एट दिस पोएम, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए, राइमिंग स्कीम ना बिगड़े इसके लिए इन्होंने जो भी लाइंस हैं उनको बीच में ही एंड किया है
एंड में एंड नहीं किया, जिसकी वजह से जो लाइन का रिदम है वो कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है और लाइन एंड पे आकर एंड ना होकर के बीच में एंड हो रही है। अब राइमिंग कैसे बनाया है इन्होंने? फॉरएवर नेवर, कीप स्लीप, ब्रेथिंग रेडिंग, अर्थ डर्थ, डेज वेज, ऑल पॉल। सो इसकी राइमिंग स्कीम को समझने के लिए ये पोएम हम लोगों ने एक साथ लिखी है, तो अब इसकी राइमिंग स्कीम को हम पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम फॉरएवर को ए ले लें तो ये राइमिंग स्कीम जाएगी इसके साथ, फॉरएवर नेवर। कीप विल राइम विद स्लीप, ब्रेथिंग को सी मान ले तो इट विल बी इन राइम विद रेथिंग, अर्थ विल राइम विद डर्थ। इसको अगर हम डेज को ई मान ले और वेज को भी ई मान ले तो डेज विद गो विद वेज। देन वी विल गो विद ऑल एंड पॉल, एफ। And if we go ahead, we can look at this again. G and G, moon and boon. Daffodils and rills, make and break, blooms and dooms, dead and red, drink or bring. So इसकी राइमिंग स्कीम को पढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लास्ट वाले वर्ड्स को सेम वर्ड के साथ डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो इस पोएम की राइमिंग स्कीम तो आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट सेकेंड लाइन सेम है, फिर थर्ड फोर्थ लाइन सेम है, फिर फिफ्थ सिक्स्थ लाइन सेम है, ऐसे करके हमारी पूरी पोएम जो है वो मूव ऑन करी है आगे तक। अब इसको समझने के लिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया है ताकि हम उस पोएम को पूरी तरीके से समझ सकें और उसकी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको भी पढ़ सकें। पोएम की शुरुआत होती है यहाँ से, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ bower quiet for us, and a sleep full of dreams and health and quiet breathing. So यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी what is the meaning of the word bower. bower means जब दो पेड़ दो ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं और उनकी जब शाखाएं बढ़ती बढ़ती इतनी घनी हो जाती हैं तो वो एक छाया की तरह ऐसे बन जाती हैं जिसके नीचे आप आराम से सुकून से लेट सकते हो और धूप से अपने आप को बचा सकते हो। सो bower इज अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री। सो यहाँ पे हमारे पोएट कहते हैं कि जो एक सुंदरता से भरी हुई चीज़ है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको देख करके हमें हमेशा खुशी मिलती है, हमेशा हमें हैप्पीनेस मिलती है, और ये हैप्पीनेस ऐसी होती है कि ये हैप्पीनेस कभी भी एंड नहीं होती। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, बल्कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी सुंदरता भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। समय के साथ सुंदरता को कम होना चाहिए, बट जो सुंदर चीज होती है उसकी सुंदरता डे बाय डे क्या होती है? बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नथिंगनेस? इट मीन्स एंड। सो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये कभी भी खत्म नहीं होती। जो नेचर हमारे लिए भगवान ने क्रिएट किया है वो कभी भी एंड नहीं हो सकता। बट विल कीप अ bower क्वाइट फॉर अस, लेकिन वो हमारे लिए क्या करता है? ख़त्म होने के बजाय ये हमारे लिए एक तरह का शेडी प्लेस क्रिएट कर देता है। शेडी प्लेस जैसे कि अंडर द ट्री हमको देखने के लिए मिलता है, वैसे ही ये हमारे लिए एक शेडी प्लेस क्रिएट कर देता है जिसके नीचे हम लोग सो सकते हैं, अच्छे अच्छे सपने देख सकते हैं, अच्छी सेहत हासिल कर सकते हैं और चैन की सांस ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पोएट क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे पोएट ये पेड़ की छाया को कंपेयर कर रहे हैं एक थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ कि सुंदरता बिल्कुल उसी की तरह होती है जैसे कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पेड़ जो कि हमको छाया दे रहा है, जिसके नीचे हम चैन की सांस ले सकते हैं। तो जब हम लोग सुंदर चीज़ को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें सुकून मिलता है, हमें हैप्पीनेस मिलती है। तो यहाँ पर पोएट पेड़ की छाव को सुंदर चीज़ से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि सुंदर चीज़ भी हमें चैन की सांस लेने के लिए अट्रैक्ट करती है। देन हमारे पोएट आगे बढ़ते हैं और वो क्या कहते हैं उसको हम लोग देखेंगे, बट उसको करने से पहले हम लोग अभी इस वाले पैराग्राफ का पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे।
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पूरी पोएम में आपका एंजाबमेंट यूज़ हुआ है। आपको ये पता है एंजाबमेंट क्या होता है? एंजाबमेंट जब आपके पास पैराग्राफ दिया गया होता है और पैराग्राफ में कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो एक लाइन से ज़्यादा में कंटिन्यू होती है बिना पंक्चुएशन मार्क के। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। सो ये लाइन कंटिन्यू हुई, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं था, और उसके बाद ये लाइन कंटिन्यू होकर के यहाँ पर कॉमा लेकर के आई है, यानी कि यहाँ पर इसमें पंक्चुएशन मार्क आया है। दैट मीन्स दिस इज एंजाबमेंट। सो एंजाबमेंट आपको इस पूरी पोएम में दिखाई देगा। आपको पूरी पोएम ही इस तरीके से दिखाई देगी कि वो सेंटेंसेस के बीच में एंड हो रही है, ना कि लास्ट में। सो यू कैन सी कि इस पूरी पोएम में एंजाबमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे कि बाकी चीज़ें हमें क्या बता रही हैं। एक और चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताई हुई है, दैट इज़ कि यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है अबाव अ क्वाइट, यानी कि एक शेडी प्लेस जो पेड़ के नीचे बनती है, इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? इसको अ थिंग ऑफ ब्यूटी बोला जा रहा है, यानी कि एक सुंदरता से भरी हुई चीज़ को आप अबाव अ क्वाइट बोल रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। मेटाफर क्या होता है? जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो विदाउट एज और लाइक, तो आपका वो मेटाफर कहलाता है। नाउ if you move ahead and if you will see another thing here, और अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ो और अगर आप एक और चीज़ देखो यहाँ पर, तो आपके पास एक और चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, that is alliteration. Now where is alliteration used? You can see here, this is a complete line where sleep and sweet, both the words start with S, and this is a consonant letter. So here we can say that alliteration भी इस पैराग्राफ में यूज़ किया जा रहा है। तो alliteration क्या होता है? alliteration होता है हमारे जो वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस में आपको दो वर्ड्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि alliteration का इस्तेमाल किया गया है। ओके, सो ये तीनों ही पोएटिक डिवाइसेस आप लोग याद रखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्या बोल रहे हैं? Therefore, सो जब हम लोग पेड़ की छाया की तरह कंपेयर कर रहे हैं एक सुंदरता से भरी हुई चीज़ को जहाँ पर हम सांस ले सकते हैं, तो क्या होता है उस टाइम पे? क्या होता है? Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the human dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways. Here morrow refers to the next day. Tomorrow जैसे आप बोलते हो ना, वैसे ही morrow होता है। Wreathing means something which is encircled us, जो हमारे आसपास है, जिसने हमको पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। Then we have the word band. Band means there is a group of flowers. So ये बोल सकते हो आप फूलों का गुच्छा, यहाँ पे फूलों के गुच्छे के बारे में बात हो रही है। ओके, टू बाइंड, बाइंड का मतलब क्या होता है? मैं बांधना। स्पाइट मीन्स इल फीलिंग। डेस्पॉन्डेंस मीन्स सैडनेस या फिर कोई सैड चीज। इनह्यूमन मीन्स समवन हु इज हार्श, है ना, क्रूअल। डर्थ मीन्स लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना। Of all the unhealthy and over darkened ways. Now what is over darkened ways here? Over darkened ways are the things जो कि हम लोग किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं, चाहे अच्छा करके चाहे बुरा करके, जब हम उल जुलूल हरकतें करके भी अपने चीज़ों को फुलफ़िल करना चाहते हैं, अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो ओवर डार्कन वेज आप उन रास्तों को कह रहे हो जो कि आप अपने लिए चुनते हो, जो भले ही सही हो या नहीं हो, गलत हो, बस आपको क्या है कि मेरी चीज़ें पूरी हो जाएं। तो वो गलत रास्ते जो आप अपनाते हो किसी भी हाल में अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन को पाने के लिए। गॉट इट? सो अब हमारे पोएट यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसीलिए
हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने जितने भी नेक्स्ट डेज हैं उनको कवर कर रहे हैं या उनको बांध रहे हैं किस चीज़ से, अ फ्लावरी बैंड की तरह। जैसे फूलों का गुच्छा होता है ना, वो आपस में बंधा हुआ होता है, तो हम लोग भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं। बांध रहे हैं, किससे बांध रहे हैं, ताकि हम लोग बाइंड हो सकें, कनेक्ट हो सकें, किसके साथ, अर्थ के साथ। सो यहाँ पर अ फ्लावरी बैंड, जैसे कि फूलों का गुच्छा है ना, उसको कंपेयर किया जा रहा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ। तो जब बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ना, उसको हम अपनी मेमोरीज में इकट्ठा करते हैं, उनको हम बनाते हैं, हमारे आसपास रखते हैं, तो वो सारी जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ना, उनको हम इकट्ठा करके रखते हैं ताकि हम लोग हमारे अर्थ से जुड़े रहें, उसमें बाइंड रहें। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे पोएट कहते हैं, क्योंकि आजकल आप अगर देखो तो कुछ अच्छा तो है ही नहीं ना, सुंदरता से भरी हुई चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा नेगेटिविटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि स्पाइट यानी कि इल फीलिंग, और डिस्पोंडेंस। तो इल फीलिंग किस चीज़ की, बुरी चीज़ों की, दुख की। जो इल फीलिंग है, जब हम दुख में भरे हुए होते हैं तो हमें सब कुछ ख़राब ख़राब लग रहा होता है, बुरा लग रहा होता है। सो वो वाली फीलिंग्स हैं हमारे अंदर। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल क्रिएचर्स। और फिर यहाँ पर आप क्या बता रहे हो कि कमी भी दिखाई दे रही है नोबल नेचर्स की, यानी कि जो नोबल लोग हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं, अच्छा करने वाले लोग बहुत कम दिखाई देते हैं, और सिर्फ दुख से भरे हुए दिन है। मतलब हर दिन आप जाओगे तो आपको कोई ना कोई नई परेशानी मिलेगी। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। और आपको जो रास्ते दिखाई देंगे वो भी बैड होंगे, और ऐसे रास्ते जिनको ऐसी चीज़ें जिनको पाने के लिए हम कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कितना ही ख़राब क्यों ना हो। सो इस पूरी लाइन के थ्रू पोएट हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी अर्थ से बाइंड करके रखती है। अब अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, ऑल द पॉजिटिव थिंग विच आर अराउंड अस, जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास उनको। अब आजकल दुनिया में क्या बचा हुआ है, चोरी चकारी, चीटिंग, एक दूसरे को हर्ट करना, चाहे वो बातों से हो चाहे वो हरकतों से हो। सो ये बुराइयां ही हमारे पास अर्थ पे बची हुई हैं, अच्छाइयाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि किसी की मदद करना, कोई नोबल एक्ट करना, कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करना, किसी से अच्छे से बोलना, ये सब तो ख़त्म हो चुका है। सो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को नेचर से कनेक्ट होना है, उस ब्यूटी से कनेक्ट होना है जो नेचर ने हमारे लिए बना करके रखी है। और जब हम उस ब्यूटी से कनेक्ट होंगे तभी हम किससे कनेक्ट हो पाएंगे, हमारी अर्थ से। ओके, सो इस पूरे पैराग्राफ में पोएट ने क्या कहा, पोएट ने ये कहा कि हमें इस अर्थ से कनेक्ट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ थिंग ऑफ ब्यूटीज़ की तरफ ध्यान देना है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करी हैं, वरना हमारे अर्थ पे और कुछ नेगेटिविटीज़ के अलावा देखने के लिए नहीं है। अब इसकी पोएटिक डिवाइस को हम लोग पढ़ेंगे आगे पोएम में पढ़ने से पहले। तो अभी मैं आपको फिर से यहाँ पर एक चीज़ वापस रिकॉल करवाना चाहूँगी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इस पूरी पोएम में आपका एन्जाम्पमेंट का इस्तेमाल किया गया है, बिकॉज हियर यू कैन ऑल्सो सी देयरफॉर ऑन एवरी मोरो वी आर रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस ऑन द अर्थ। सो आप ये देखो, यहाँ से जो सेंटेंस शुरू हुआ तो फिर यहाँ पर एंड हो रहा है। तो जब दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में सेम सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा होता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर एन्जाम्पमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे भी हमें बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे कि आप देखो, यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एनाफोरा देखने के लिए मिल रहा है। अब कहाँ एनाफोरा देखने के लिए मिल रहा है वो हम देख सकते हैं, ऑफ एंड ऑफ। एक ही पैराग्राफ में जब आपको दो ऐसी लाइंस मिले जहां पर सेम वर्ड को रिपीट किया गया हो तो आप उसको बोल सकते हो दिस इज एनाफोरा। सो दिस इज ऑल्सो अ पोएटिक डिवाइस विच वी कैन से हियर, यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रही है। Okay, then we can say in this line, the second one line, we have the word band and bind. So BB are the words, they both are the letters which start with a consonant sound. So this can be said as an alliteration. जब कहीं पर भी आपका कॉन्सोनेंट लेटर से किसी भी दो वर्ड की स्टार्टिंग होती है सिंगल लाइन में, तो आप उसे बोलते हो कि वहाँ पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एट लास्ट वी कैन से हियर, एज आई टोल्ड यू, कि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है एक फ्लावरी बैंड, यानी कि एक फूलों के गुच्छे की तरह जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उसको कंपेयर किया जा रहा है। जो सुंदरता से भरी हुई चीज़ें हैं वो हमें बांध करके रखती हैं हमारे अर्थ के साथ। सो अगर उनको हम इकट्ठे कर लें तो वो किसकी तरह बन जाएंगी, वो फ्लावरी बैंड की तरह बन जाएंगी। सो हियर वी कैन से दैट देयर इज अनदर थिंग विच हैज़ बीन यूज्ड इज इमेजरी।
तो यहाँ पर जो फोर्थ आपकी फिगर ऑफ स्पीच यूज करी गई है वो है इमेजरी. ओके, अ फ्लावरी बैंड इज सेड एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको ध्यान रखिएगा. एंड ओवर डार्केंड वेज, अब इसी से ही हमारी जो पोएम है वो आगे कंटिन्यू होगी. ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर अ सर्चिंग, जो चीज़ हमें चाहिए, हमारी डेस्टिनेशन या जो भी हम जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हम गलत रास्ते अपनाते हैं, रॉन्ग वर्क करते हैं, बैड डीड्स करते हैं. तो उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है कि हम लोग गलत रास्तों की तरफ बढ़ रहे हैं और हम हमारी सर्चिंग्स में लगे हुए हैं, हम चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. Pall means sadness. वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, हम लोग बहुत सारे गलत तरीके अपना रहे हैं और उन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जो कि हमें हासिल करनी है, उसके लिए कुछ भी गलत काम हम करने के लिए तैयार हैं. बट इन गलत कामों के अलावा, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्यूटी में इन्वॉल्व हैं और जो हमारे सारी सैडनेस को दूर कर देंगी. पॉल मीन्स एज आई टोल्ड यू सैडनेस. तो कौन सी ऐसी सुंदरता की चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से हमें सैडनेस से दूर कर देंगी? फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स, है ना. तो वो जितनी भी सैड चीज़ें हैं वो कहाँ से दूर चली जाएंगी? हमारी डार्क स्पिरिट से. स्पिरिट मीन्स सोल, हमारी आत्मा. अब वो क्या हो चुकी है? वो डार्क हो चुकी है, वो भी शेडेड है पूरी तरीके से, मतलब वो भी पूरी तरीके से नेगेटिविटी से भर गई है. आसपास सिर्फ सैडनेस है, नेगेटिव वाइब्स हैं, तो उनसे हम पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं? भर चुके हैं. इसी वजह से हमारी आत्मा काली हो चुकी है, कहा जा रहा है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, नेगेटिविटी भर चुकी है. बट कुछ सुंदरता से भरी हुई चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो हमारी डार्क स्पिरिट से ये जो सैडनेस है वो चली जाएगी. और वो कौन सी सुंदरता से भरी हुई चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे तो हमारे पास से सैडनेस चली जाएगी? जैसे कि सन. अगर हम सन देखेंगे तो वो कितना ब्यूटीफुल है, उसको देखेंगे, मून को देखेंगे, पुराने ट्रीज़ को देखेंगे, नए ट्रीज़ को देखेंगे, स्प्राउटिंग अ शेडी बून. तो अगर हमें यही सब चीज़ें देखनी है कि नेगेटिविटी के बावजूद भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं, और वो पॉजिटिविटी हमें कहाँ से मिल सकती है? हमारे नेचर से मिल सकती है. तो नेचर को देख करके हम हमारी डार्क स्पिरिट्स को लाइट कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं. कैसे? जब हम नेचर की ब्यूटी को देखना शुरू करेंगे, जैसे कि सन, मून, पुराने और नए पेड़, वो पेड़ जो कि हमारे लिए एक बून की तरह, एक ब्लेसिंग की तरह, एक वरदान की तरह उग रहे हैं. सो दे आर स्प्राउटिंग अ शेडी बून. तो ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे लिए उगा रहे हैं, एक वरदान उगा रहे हैं जिसकी छाया में हम लोग रह सकते हैं. ओके, सो इस पूरी लाइन में पोएट ने हमें क्या समझाने की कोशिश करी है कि बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं हमारी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम हमारे नेचर की सुंदरता को देख सकते हैं और उनसे अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं. और वो नेचर में सुंदरता से भरी हुई चीज़ें क्या हैं? जो नेचुरल चीज़ें हैं, सन, सूरज और चांद, पेड़ पौधे, इन सबको देख करके जो लगातार क्या हो रहे हैं? उग रहे हैं, हमारे लिए ब्लेसिंग बन के आ रहे हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रोइंग शेडी बूंस. और ये बूंस किसके लिए हैं वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी पोएम में. बट उससे पहले हम लोग इसके पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं. Okay, so if you look at this particular word, you can see here some shape. Both the words start with S, so this can be said as this is alliteration. ये आपका alliteration है, जब consonant letter से एक ही लाइन में दो वर्ड स्टार्ट होते हैं या तीन वर्ड स्टार्ट होते हैं तो उन्हें आप क्या बोलते हो? उन्हें आप alliteration बोलते हो. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग और बाकी चीज़ों को भी देखना शुरू करेंगे कि बाकी चीज़ें हमें क्या मेंशन करी गई हैं यहाँ पर. Now, if you move ahead and look for some more things, you can get here so many things as just this sprouting a shady boon. So एक तरह का शेडी बून स्प्राउट हो रहा है, ग्रो कर रहा है, जो कि हमें दिख नहीं रहा. ठीक है, ये पेड़ पौधे जो उगते हैं वो एक तरह के लिए हमारे पास बून की तरह है, ब्लेसिंग्स की तरह है. तो वो ये पोएट क्या कर रहा है? ये हमें इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा है. सो हियर वी कैन से दैट दिस इज imagery which has been used here. Okay, चलो
एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया है, दैट इज़ टू ऑपोजिट वर्ड्स, जिसको आप एनेस्थेसिस बोलते हो, एंटीथेसिस, सॉरी, ओके, क्या बोलते हो, एंटीथेसिस बोलते हो। सो यहाँ पर एक एंटीथेसिस आपको देखने के लिए मिल रही है। पहला तो पेड़ों को ओल्ड बोला जा रहा है और फिर यंग बोला जा रहा है। सो दो ऑपोजिट वर्ड्स अगर आपको कहीं पे भी एक पर्टिकुलर लाइन में देखने के लिए मिलते हैं तो आप उसे एंटीथेसिस बोल सकते हो, ऑपोजिट वर्ड्स, एंटीथेसिस। सो इस पूरी पैराग्राफ में अगर आप देखो तो आपकी 3 फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो स्प्राउटिंग शेडी बून है वो किसके लिए है, फॉर सिंपल शीप्स, वो भेड़ जो कि यहाँ पर चरने के लिए आती हैं, चारा खाने के लिए आती हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और फिर यहाँ पे हमारे पोएट कहते हैं कि डेफोडिल्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जो हमारे ग्रीन वर्ल्ड में, यानी कि जो हरा भरा एनवायरनमेंट है उसके बीच में उगते हुए आपको दिखाई देते हैं। नाउ व्हाट आर डेफोडिल्स? डेफोडिल्स आर दी कलरी फ्लावर्स, ठीक है, जो अलग अलग कलर्स के फ्लावर होते हैं ना, उनको आप बोलते हो। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स मीन्स स्ट्रीम, धारा। तो दीज आर द ब्यूटीज, ओके, ये सारी सुंदरता से भरी हुई चीज़ें हैं। डेफोडिल्स हों चाहे वो धाराएं हों, ये सारी क्या हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। दैट फॉर देमसेल्फ आर कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। कूलिंग कवर्ट, कवर्ट मीन्स समथिंग अ काइंड ऑफ सीक्रेट। अब जो ऊपर वाले ने हमें नेचर में इतनी सारी चीज़ें दी हैं वो हर किसी के लिए एक बून है, एक वरदान है। चाहे वो हरे भरे पेड़ हों जो लगातार उग रहे हैं, घासें जो लगातार उग रही हैं, वो किसको हेल्प कर रही हैं, वो शीप्स को हेल्प कर रही हैं। वो क्या कर सकती हैं, वो इन घासों को खा सकती हैं। और यहाँ पर जो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, हरे भरे वर्ल्ड में जो फ्लावर्स हैं उनको देख सकते हैं, उनकी सुंदरता को हम लोग देख सकते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, उनसे प्रभावित हो सकते हैं। और ये जो धारा बह रही है, जो स्ट्रीम बह रही है, झरना बहता है जो, वो भी एक बहुत प्यारी चीज़ है, एक बहुत ही सुंदर चीज़ है जो शायद एक तरह का सीक्रेट है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। वो क्या करता है, वो एक तरह की कूलिंग प्रोवाइड करता है हॉट सीजन में हर किसी को, चाहे वो जानवर हो चाहे वो पक्षी हो। तो ये जो बहती हुई धारा है वो क्या कर रही है, वो सारे जानवरों और सारे पक्षियों को एक तरह से हैप्पीनेस दे रही है, क्योंकि गर्मी के मौसम में उन्हें ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए मिल रहा है। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो डाउन। आप ये बोल सकते हो यहाँ पे बहुत सारी आपको झाड़ियाँ देखने के लिए मिल सकती हैं, बुशेस देखने के लिए मिल सकती हैं, फर्न देखने के लिए मिल सकते हैं, ओके। सो ये पूरे पैराग्राफ में हमें क्या समझ में आया कि ऊपर वाले ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो हमारे लिए ही बना करके रखी हैं, और आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, शायद आपको नहीं पता, नेचर में जितनी भी चीज़ें ऊपर वाले ने बना करके रखी हुई हैं वो एक तरह से हमारी पॉजिटिविटी के लिए हैं, हमें खुशियाँ देने के लिए हैं, और ये हमें कहीं ना कहीं बहुत ही सुकून देती हैं, बहुत हैप्पीनेस देती हैं। अब अगर आपको गर्मी में ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है पीने के लिए तो आपको राहत मिलती है ना। सो वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन करी गई है। ये लाइन को याद रखिएगा, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, क्योंकि ये आगे वाली लाइन में कंटिन्यू होगी। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच, सिंपल शीप, दिस इज अलिटरेशन, S sound is repeating, okay, consonant letters are repeating. Then cooling covered, यहाँ पर भी आपका C sound का क sound का repetition हुआ है, that is also called alliteration। यहाँ पे भी alliteration का इस्तेमाल हुआ है, आप कह सकते हो, ओके। सो इसको आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, दोनों में ही क्या यूज़ किया जा रहा है, दोनों में ही यूज़ किया जा रहा है alliteration। आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोग क्या देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, ओके।
Now, look at this. Clear rills that for themselves are cooling covered make against the hot season the mid forest break. अब यहाँ पर अगर आप सोचने की कोशिश करो तो पोएट हमें इमेजिन करवा रहा है कि जो डेफोडिल्स हैं वो बीच में उगे हुए हैं, कहाँ पर, हरे भरे एनवायरनमेंट में बीच में डेफोडिल्स उगे हुए हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इमेजरी विच हैज़ बीन यूज्ड हियर. ओके, देन जो क्लियर रिल्स हैं जो अपने आप में क्या दे रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं गरम गरम सीजन में, तो उसको भी आप मान सकते हो ये जो बहता हुआ झरना है जो हमें पोएट इमेजिन करवा रहा है. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इमेजरी. गॉट इट? सो ये वाली लाइन याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये वाली लाइन आगे से कनेक्ट होगी एज आई टोल्ड यू. सो कंटिन्यू करते हैं इसको, देखते हैं कि क्या कह रहा है ये. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, the mid forest break rich with a sprinkling of fair murk roses blooms. सो आप बीच में ही आप यहाँ पर देख सकते हो कई सारी जगह पे आपको बुशेस लगी हुई दिखाई देंगी, और वो बुशेस बहुत ज़्यादा रिच हैं. रिच है मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप उनमें देख सकते हो क्या, मस्क रोजेस जो कि ब्लूम करते हैं, उगते हैं. तो बहुत सारे आप झाड़ियों में, हरी भरी झाड़ियों में खूब सारे मस्क रोजेस को देख सकते हो जो स्प्रिंकल किए हुए आपको दिखाई देते हैं. ऐसा लगता है किसी ने आकर के लगा दिए हो. सो दे कैन बी सीन इजिली ऑन दैट bushes that breaks, the mid forest breaks. And such too is the grandeur of dooms. Dooms means destruction. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. और इसी तरीके से जैसे कि पोएट हमें ये बता रहे हैं कि जो बुशेस होती हैं उनमें काफ़ी सारे मस्क रोजेस उग रहे होते हैं, ऐसे लगता है हर जगह पर खूब सारे घने घने से रोजेस यहाँ पर बुशेस पे लगा दिए गए हों. वैसे ही ये जैसे एक सुंदरता की चीज़ है, वैसे ही अगर हम लोग डिस्ट्रक्शंस की स्टोरीज सुने जिसमें हमारे बड़े बड़े जो योद्धा होते हैं जो फाइट करते हैं, और जब वो फाइट करते हैं तो उनकी स्टोरीज हमें सुनाई जाती हैं, उनकी कहानियाँ हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, ये लवली टेल्स हैं. टेल्स मतलब स्टोरी. तो जब हम इन्हें सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे हमने वो कभी सुनी हो या पढ़ी हो, तो या नहीं भी पढ़ी हो, लेकिन जब भी हमें उसे पढ़ने के लिए मिलता है तो ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का पॉजिटिव एक्ट है ना, कि जो हमारे बड़े बड़े योद्धा हुए वो लड़े और उन्होंने जीत हासिल करी. सो ये भी हमारे मन को, हमारी अंतरात्मा को सुंदर बना देता है, अच्छा कर देता है. तो जब आप इनके बारे में सोचते हो तो भी आपको अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी. An endless fountain of immortal drink. Immortal means जो आपका हमेशा रहे, अमर रहे, never ending. Okay, never dying. And brink means edge. और फिर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक ऐसा फाउंटेन, एक ऐसा एंडलेस फाउंटेन जो कभी खत्म नहीं हो रहा. किस चीज़ का? एक ऐसे ड्रिंक का जो अमर है. pouring unto us from the heaven spring, जो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हेवन के एज से आ रहा है, कहीं से निकल करके जो भगवान हमको प्रोवाइड करता है. कभी कभी आपने देखा होगा बारिश होती है या ये जितने भी पानी के स्रोत हैं हमारे, दे आर दी नेचुरल फिनोमेनास, राइट. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए सुंदरता से भरी हुई हैं. तो देखा आपने कैसे पूरे पोएम में पोएट ने हमें क्या डिफाइन किया है कि कैसे हमें जो नेचर की ब्यूटी है उसको देख करके काफ़ी अच्छा लगता है, और उससे हम हमारी डार्क स्पिरिट्स को बहुत ही पॉजिटिव कर सकते हैं. तो सुंदरता से भरी हुई चीज़ों को यहाँ पे हमारे पोएट ने बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें सुंदरता से भरी हुई हैं, और वो किस तरीके से हमें बताती हैं कि आओ, सुंदर चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको सूदिंग फीलिंग दे सकती है और आपको अच्छी फीलिंग दे सकती है. सो यहाँ पर हमारे पोएट क्या कर रहे हैं, सुंदर चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और सुंदर चीज़ें हमारे लिए कैसे अच्छी हैं वो भी बता रहे हैं. अब लास्ट हम लोग क्या करेंगे, लास्ट हम लोग यहाँ पर अगेन पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे जो हमारे इस लास्ट पर्टिकुलर लाइन में यूज़ हुआ है. ओके, सो देखते हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हमें यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है. सबसे पहले तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है. ओके, here have heard HH, so they can be said as alliteration because H sound is repeating again and again. So you simply say that कि जब भी आपका H sound यानी कि consonant sound का repetition अगर कहीं पे देखने के लिए मिलता है तो वो आपका alliteration कहलाता है. Then we have a word here
इमॉर्टल ड्रिंक्स, सो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर की, उनको बताया गया है कि वो हमेशा रहती हैं, वो कभी भी एंड नहीं होती, तो उसको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये इमॉर्टल ड्रिंक है। तो ये इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब क्या है यहाँ पर कहने का, ये ब्यूटी से कंपेयर किया जा रहा है, उन चीज़ों की ब्यूटी से कंपेयर किया जा रहा है जो हमारे पास आसपास हैं नेचर की। ओके, सो इमॉर्टल ड्रिंक इनको बोला गया है क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये हमेशा रहेंगी, ये अनएंडिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ओके, देन इफ़ वी मूव अहेड एंड वी लुक फॉर सम मोर थिंग, सो यहाँ पे पोएट हमें एक चीज़ इमेजिन भी करवा रहे हैं, और इमेजिन क्या करवा रहे हैं, बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेस, यानी कि जो स्प्रिंकलिंग है फेयर मस्क रोज की ब्लूम्स की, उसके बारे में पोएट हमें यहाँ पर बताते हैं। सो यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है, बुक्स डिस्क्राइबिंग वेलर ऑफ फाइटर्स, ग्रैंडियर्स, माइटी डेड। तो जो गॉड है वो क्या कर रहा है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है अच्छी अच्छी चीज़ें, चाहे वो हमारे योद्धाओं की बातें हों और चाहे वो मस्क रोज ब्लूम्स की बातें हों। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमें पोएट याद दिला रहा है कि ये सारी भी क्या है, दे आर ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सो हियर वी कैन से दैट दिस इज इमेजरी। इमॉर्टल ड्रिंक को यहाँ पर कंपेयर किया गया है ब्यूटीफुल थिंग से, तो दिस कैन बी सेड एज मेटाफर। बट मस्क रोज जो ब्लूम कर रहे हैं, यानी कि जो उगते हुए फूल हैं इन झाड़ियों पर, वो इमेजिन करवा रहा है पोएट हमें, तो वो इमेजरी है। और ग्रैंडियर्स ऑफ डूम, यानी कि जो हाई रैंक और सोशली इम्पोर्टेंट पीपल हैं, वो जो जब डिस्ट्रक्शन के टाइम पर जब वो लड़ने जाते हैं और योद्धा बन करके वापस निकलते हैं, तो उनके बारे में भी हमें पोएट इमेजिन करवा रहा है कि उनकी स्टोरियाँ हमें सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं, कितनी प्यारी लगती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इमेजरी। ओके, सो इमेजरी यूज़ हुआ है यहाँ पे, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है यहाँ पर, और मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पूरी पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और अब हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। बट जो बच्चे अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, मैं कहूँगी कि वो सारे बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएँ, ताकि हम उनको ये क्लासेस की PDF प्रोवाइड कर सकें। ये हमारा क्लास 10th का बैच है, आप सजेस्ट कर सकते हो उन बच्चों को जो क्लास 10th में हैं, उन्हें सजेस्ट करो आप कि आएँ और हमारे साथ कनेक्ट हों और वो हमारे साथ मिल करके पढ़ सकते हैं। And the rest of all, thank you everyone for watching this session, but do not forget to like the session, share the session, comment me in the comment section कि आपको सेशन कैसा लगा, और आप मुझे यहाँ पर अपने डाउट भी पोस्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन, अभी हम यहाँ पर सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।